विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप न्यू यूनिक भारती के माध्यम से आपके सामने बिहार पुलिस का सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के आर्ट्स के पोर्शन का डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थीगण, आपको ये डिस्कशन कैसा लगता है इसके बारे में अपना व्यू आप जरूर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और प्रश्न से संबंधित जो भी जिज्ञासा है उसे आपको पूछने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर है कि भारत के में किन राज्यों में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो विद्यार्थीगण, जो विकल्प दिया हुआ है इस विकल्प के आधार पर भारत में गन्ना के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है यूपी और दूसरा नंबर पर है महाराष्ट्र। तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे आपका गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और दूसरा नंबर पर पंजाब है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के दृष्टिकोण से पहला स्थान पर पंजाब है। उसी प्रकार गन्ना के उत्पादन में, ईख के उत्पादन में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर पहला स्थान महाराष्ट्र का है। लेकिन यहाँ चूंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं पूछा है, सिर्फ मात्रा पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा ठीक, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान में गन्ना बहुत कम होता है क्योंकि गन्ना के लिए 125 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए और राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी गन्ना के उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त नहीं है और पंजाब में चूंकि वहाँ पर अन्य फसलों की प्राथमिकता होती है, तुलनात्मक रूप से वहाँ गन्ना की खेती कम की जाती है। कृषि की शुरुआत कब हुई? देखिए, यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा उल्टा आ गया है क्योंकि कृषि की यहाँ पर 7000 से BC में जब भी होता है तो ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ विकल्प में थोड़ी सी खामियां रह गई है। ऐसे उत्तर आप सी दे सकते हैं उल्टा करके। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि फसल का उत्पादन का प्रथम साक्ष्य जो अभी नवीनतम रिसर्च में आया है वो 9000 ईसा पूर्व में धान की खेती। ऐसे पहले था कि लगभग 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र के मेहरगढ़ में गेहूं या जौ का उत्पादन हुआ था, लेकिन नवीनतम जो खोज आ रहा हुआ है उसके मुताबिक लगभग 9000 वर्ष पहले चावल की खेती सबसे पहले हुई। तो 9000 में चावल की खेती, लगभग 7000 ईसा पूर्व गेहूं की खेती शुरुआत होती है। तो 13000 ईसा पूर्व से 7000, या उल्टा होना चाहिए था, 13000 से 7000 ईसा पूर्व, क्योंकि इस ईसा पूर्व में पहले इकाई ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए आता है। पहले 100 ईसा पूर्व, उसके बाद 99 ईसा पूर्व होता है। तो विकल्प को यदि आप उल्टा कर दें 13000 से 7000 BC, तो आपका आंसर ये हो जाता है। तो सबसे पहला जो चावल की खेती होती है नवीनतम खोज के मुताबिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में लगभग 9000 ईसा पूर्व चावल की खेती शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व में गेहूं की खेती प्रारंभ हो चुकी होती है, जो नवीनतम खोज है। भारत में हरित क्रांति के जनक, चूंकि यहाँ सब भारत है, ऐसे हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हैं विद्यार्थीगण, हरित क्रांति के जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो मैक्सिको मूल के अमेरिका के नागरिक थे। मूलतः वो मैक्सिको के थे, जन्म मैक्सिको में लिए थे, लेकिन अमेरिका की नागरिकता को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो मैक्सिको मूल के अमेरिकी नागरिक थे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन चूंकि प्रश्न है भारत में हरित क्रांति,
तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हुए भारत में वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि के लिए, कृषि फसल की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उनसे टेक्नोलॉजी को सीखकर मैक्सिको से ही उत्तम क्वालिटी का गेहूं की बीज को ला करके भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन को हुआ। दूसरा स्थान पर चावल का उत्पादन था। तीसरा स्थान पर मोटा अनाज जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा था। अन्य फसल को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सका। कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हुई? गणतंत्र उस राष्ट्र को कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित होता है। नेपाल में पहले राजतंत्रीय प्रणाली थी, लेकिन जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पुष्प प्रचंड दहल के नेतृत्व में जब वहां लोकतंत्र की आवाज के लिए आंदोलन चलाया गया, तब 1909 में राजसत्ता को समाप्त करके वहां की संविधान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की संसदीय प्रणाली की शुरुआत किया। अभी वर्तमान में विद्यादेवी भंडारी वहां की राष्ट्रपति हैं, तो जो लगातार दूसरी बार वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो और जहां जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाता हो, इसे ही क्रमशः गणतंत्र एवं लोकतंत्र कहते हैं। तो नेपाल का राष्ट्राध्यक्ष का पद का गठन किया गया 2009 में और 29 मई 2009 से नेपाल की संसद ने नेपाल को गणतंत्रीय राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके गणतंत्रीय शासन प्रणाली को लागू करता है। ये 29 मई 2009 जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से ही संविधान का लगभग 60% भाग, संविधान में 395 अनुच्छेद है। इस 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसलिए भारतीय संविधान को भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ऋणी कर्जदार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने 60 देश के संविधान का अध्ययन किया। 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया, जिसमें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं उच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित लोकहित याचिका या जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव, ये सब अमेरिका से लिया गया। इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 2 सदनीय शासन प्रणाली, जिसे आज हम लोग लोकसभा बोलते हैं, 1919 के अधिनियम के आधार पर ही इस सदन का गठन किया गया था। उस वक्त उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा, जिसे आज हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। 1919 के अधिनियम के आधार पर उसका नाम था राज्य परिषद। तो संसद में 2 सदन, तो 1919 के अधिनियम से ही 2 सदन की विधायिका का प्रावधान किया गया था। कृष्णदेव राय आंध्र प्रदेश के थे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, इसलिए इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 1509 से लेकर
1529 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अपने को स्थापित करता है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा के 8 विद्वान कवि रहा करते थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनका दरबारी तेनालीराम जो बहुत बड़े विद्वान थे, और स्वयं कृष्णदेवराय ने 2 पुस्तक लिखा। एक किताब का नाम था अमुक्तमाल्यद, जो कि लिखा गया तेलुगु भाषा में। दूसरी पुस्तक था जाम्बवती कल्याणम। दूसरी पुस्तक का नाम है जाम्बवती कल्याणम, जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो कृष्णदेवराय ने 2 पुस्तक लिखा, अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्तमाल्यद लिखा गया तेलुगु भाषा में। कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? आज़ाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान में कोई प्रांत नहीं है। अभी वर्ष 2020 ईस्वी में, जिसे हम आज़ाद कश्मीर वहाँ कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर और भारत अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर में इसी वर्ष 2000 ईस्वी में पाकिस्तान ने उसे गिलगित को एक नया प्रांत का दर्जा दिया, जिसे भारत सरकार ने विरोध प्रकट किया, क्योंकि संवैधानिक आधार पर वो क्षेत्र भारत का है, जो 1948 में ही पाकिस्तान उसे कब्जा कर लिया था। तो गिलगित के नाम से वहाँ एक नया प्रांत का गठन किया है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है, सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान में कोई भी प्रांत नहीं है। विद्यार्थीगण, भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया बेगम। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक यह शासन की, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान थी। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो कार्य क्षेत्र है वह 19वीं शताब्दी 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ ये मुकाबला की थी। जीनत महल कभी सत्ता प्राप्त की नहीं, और चांद बीबी पिता की ओर से 1596 में अकबर से संघर्ष की थी। 1596 में अपना सेनापति मलिक अंबर की सहायता से। तो ये है रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी। कुवैती महिला को संसद में वोट देने का अधिकार। सबसे पहले महिला को स्त्री और पुरुष समानता के आधार पर 1893 में न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश रहा जहां महिला को भी मत देने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के द्वारा 1950 से ही महिला को पुरुष के समान मानते हुए मत देने का अधिकार दिया गया। अमेरिका में 1965 ईस्वी में महिलाओं को पुरुष के समान मानते हुए मत देने का अधिकार दिया गया। अभी भी विश्व में से सऊदी अरब में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कुवैत में 2005 से महिलाओं को पुरुष के समान मानते हुए उसे भी संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया। तो अलग अलग देशों में मताधिकार के लिए अभी भी महिलाओं को, विशेषकर सऊदी अरब से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात वगैरह क्षेत्र में महिलाओं को काफ़ी कम अधिकार है। तो कुवैत में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया। सबसे पहले महिलाओं को पुरुष के समान मानते हुए सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार वो दिया गया था न्यूजीलैंड में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा हो विधानसभा हो 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, 20 वर्ष का कोई प्रावधान है नहीं। इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के पूरा होने के बाद भी किसी कारण से, आकस्मिक कारण से यदि चुनाव नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति जब तक अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे।
इसके पहले राष्ट्रपति चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के आधार पर 5 वर्ष के पूर्व भी संविधान का उल्लंघन के आरोप में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनानायक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति में संविधान के द्वारा अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है, और प्रधान सेनापति के रूप में राष्ट्रपति तीनों सेना के लिए अलग अलग एक सेनाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति चूंकि प्रधान सेनापति है, इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही किसी भी देश के साथ युद्ध या युद्ध विराम संधि एग्रीमेंट समझौता संपन्न होता है। रक्षा मंत्री सेना के तमाम आवश्यकता को पूरा करने, उसके लिए साजो सामान, गोला बारूद, हथियार और अन्य जो भी उसकी रसद वगैरह उसे समय पर समुचित मात्रा मिल सके, उसका सरकारी प्रबंध देखने वाले होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रशासन के क्षेत्र में तमाम कार्य को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये न्यायिक कार्य को देखते हैं। कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो लघुई, जो लगन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, खास करके जब बारात गुजर जाती है तब महिलाओं के द्वारा जो मंडप के चारों ओर गीत गाया जाता है उसे लघुई गीत के नाम से जानते हैं। तमाशा महाराष्ट्र के क्षेत्र का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गिद्धा पंजाब की महिलाओं का, पुरुष का भांगड़ा और महिलाओं का गिद्धा लोक नृत्य है। तो सभी फोक डांस जो अलग अलग राज्य की अपनी अपनी विशेषता को बतलाता है। हाजीपुर भारतीय रेलवे, तो हाजीपुर में जो रेलवे लाइन का जो है आपका हुआ है पूर्व और मध्य या केंद्रीय, तो पूर्व और केंद्रीय, मध्य, तो पूर्व केंद्रीय रेलवे हो गया, पूर्व मध्य रेलवे भी उसे बोलते हैं, तो हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता। तो पूर्वी और दक्षिण पूर्व दोनों का कोलकाता है, उत्तर पूर्व गोरखपुर है और इसका है हाजीपुर। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। विद्यार्थीगण, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन सन्यासी भद्रवाहु के साथ कर्नाटक का श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्याग दिया, क्योंकि जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना अर्थात आत्महत्या करना धार्मिक रूप से उचित माना गया है, धार्मिक रूप से सही बतलाया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करके संलेखन उसे कहते हैं, उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। तो अंतिम समय ये श्रवण बेलगोला में ही रहा था, तो उसी के नाम से वहाँ चंद्रगुप्त बसादी मंदिर बना हुआ है। श्रवण बेलगोला में चामुंडे गोमतेश्वर का मंदिर बना हुआ है, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे और जैन धर्म के पूजनीय देवता के रूप में उनकी पहचान होती है। ये पड़ता है कर्नाटका में। नालंदा शिक्षा के लिए जाना जाता है, जहाँ विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में, गुप्त काल में वहाँ शिक्षा का केंद्र बना, जो बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती थी। राजगीर बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वह धार्मिक केंद्र है। राजगीर के बगल में ही पावापुरी है, जहाँ महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुई थी। बोध गया गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कथा सरित सागर में उल्लिखित है कि महेंद्रदित्य मतलब होता है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर पहली बार हूनों का आक्रमण हुआ
और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। स्कंदगुप्त ने हुन को तो पराजित कर दिया, लेकिन स्कंदगुप्त के कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बारंबार हुन आक्रमण के फलस्वरूप ही गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया। गुप्त वंश के पतन के लिए हुन उत्तरदायी है। हुन मध्य एशिया का बर्बर जाति रहा, जो संपूर्ण चीन, मंगोलिया से लेकर के मध्य एशिया का उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों पर वह विजय प्राप्त किया था। उसे पहली बार भारत में स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। तो हुनों को परास्त किया तो वह विक्रमादित्य था। स्कंद ऐसे भारत में एक दो नहीं, कुल 14 राजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। उसमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यही गुप्त वंश का शासक था। इसे सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय रहा, विक्रमादित्य के नाम से यही जाना गया। सबसे अंतिम वो था हेमू, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। और पहला विक्रमादित्य ने 58-57 ईसा पूर्व में भारत पर विदेशियों को यवन विजय पर के उपलक्ष्य में विक्रम संवत के नाम से एक नया संवत चलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। कुमार गुप्त यह गुप्त वंश का शासक, जिसके शासनकाल में पुष्यमित्र नामक कोई विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था, उसे भी इसका पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। कुमारगुप्त 40 वर्ष तक शासन करता है, पूरी शांति के साथ शासन करता है। राज्य में चहुं और विकास के लक्षण इसके राज्य में दिखते हैं। अशोक का जो अभिलेख की लिपि है वह लिपि खरोष्ठी, ब्राह्मी, सबसे ज़्यादा ब्राह्मी में लिपि है। तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये चारों भाषा में अशोक का अभिलेख की लिपि है। अशोक के अभिलिपि को सर्वप्रथम टी पेनथेलर ने खोजा और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। टी पेनथेलर ने इसके अशोक के अभिलेख को खोजने का काम किया और जेम्स प्रिंसेप इसके अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। पढ़ा कब? तो 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक है। पाकिस्तान के क्षेत्र का शाहबाज गरही और मनसेहरा, दो जगह है, पाकिस्तान में ही दोनों है। शाहबाज गरही और मनसेहरा के अभिलेख की लिपि है खरोष्ठी। अफगानिस्तान के जो क्षेत्र में लिपि है वो अरमाइक और ग्रीक है, अर्थात यूनानी है। और भारतीय क्षेत्र में जो है वह है ब्राह्मी। ब्राह्मी की लिपि जो हुई उसकी जो, जिसे हिंदी बोलते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। उसी प्रकार ब्राह्मी की जो लिपि थी वो प्राकृत अर्थात अर्धमागधी। त्रिकोणात्मक संघर्ष, विद्यार्थीगण, हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के काल से कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे मुख्य केंद्र बना। उस काल में यह बात पूरी तरह मान्यता प्राप्त था कि जिस भी शासक का कन्नौज पर अधिकार होगा वह शासक उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक होगा। कन्नौज पर जिसका राज होगा वही उत्तर भारत पर राज करेगा। तो गुप्त काल और मौर्य काल में जो राजनीतिक अवस्था पाटलिपुत्र पटना की थी वही अवस्था हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर बंगाल बिहार का पाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिहार एवं दक्षिण भारत महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच 200 वर्ष से अधिक समय तक जो संघर्ष चला उसे ही इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच का संघर्ष हुआ था। अब देखिए, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट,
तो ए नंबर आपका आंसर होता है। इसमें चोल की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ भी देखिए चोल है। प्रतिहार पुष्यभूति, पुष्यभूति मतलब हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका वंश भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई अपना संतान नहीं था। तो इसमें आपका आता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के भी लगभग 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक 200 वर्षों तक जो संघर्ष चला उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः प्रतिहार शासक को विजय प्राप्त हुई और प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अधिकार करते हुए 810 ईस्वी में ही उसे अपना राजधानी बना लिया था। फिर भी लगातार संघर्ष चलता रहा था। महमूद गजनवी जो यामनी वंश का शासक था 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे, बुत प्रस्त के देशों पर आक्रमण करेंगे। और 1000 ईस्वी में वो भारत की ओर चलता है। इस भारत पर पहला आक्रमण 1001 में हो जाता है, लेकिन 1000 में भारत की ओर अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुका था, तो इसलिए 1000 भी लिखा जाता है। तो 1000 से 1027 के बीच इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किया, जिसमें इसका सबसे फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी का गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जहां बड़े पैमाने पर इसे लूटे गए धन की प्राप्ति होती है। पहला आक्रमण जयपाल, राजा जयपाल के विरुद्ध, हिंदू शाही वंश का शासक राजा जयपाल के विरुद्ध, और 17वां आक्रमण जाट के विरुद्ध इसने लड़ा था। यामनी वंश का शासक था। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। गौर वंश के शासक थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के ही तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात, यूँ तो गौरी भारत पर राज नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा विजय जो प्राप्त हुआ उसी का सेनापति और उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया। मंगोल वंश का था चंगेज खां, जो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। गुलाम वंश का संस्थापक था मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। बलबन, बलबन का नाम था बहाउद्दीन। बलबन को नाम था बहाउद्दीन। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जो 1246 से 1266 तक एक नया पद था, जिसका नाम ने वह जो उस पद के नाम पर अर्थात उसके प्रधानमंत्री के तौर पर वो तमाम कार्य करता था। और 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में काम किया। बेहद ही क्रूर शासक था। इसकी नीति को लौह एवं रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। इसने अपना तमाम विरोधियों का चुन चुन करके सफाया कर दिया था, सबकी हत्या कर दिया था, जिसमें बंगाल का विद्रोही तुगरिल खां भी समय शामिल था। इसने नियाबते खुदाई अर्थात सुल्तान पैगंबर का प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर शासन करता है का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बलबन उच्च कुलीनता को प्रधानता देता था कि शासन करना सभी लोगों के बस कुलीन लोगों का ही बस में है, इसलिए इसने उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन लोगों को ही नियुक्त किया करता था। तो 1246 से 66 तक नाइब ए मुमालिकात, उस पर प्रधानमंत्री जो हुआ करता था उसका नाम था नाइब ए मुमालिकात। तो 1246 से 66 तक नाइब ए मुमालिकात के रूप में और 66 से 86 तक सुल्तान के रूप में इसने शासन किया। जो गुलाम वंश का सबसे शेर खान, शेरशाह से का फरीद नाम था, और बिहार का ही नायब सूबेदार बहार खान लुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दिया था। और इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और रेहला नामक पुस्तक लिखा। वह इतिहासकार कौन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को, पहला इतिहासकार था एलिफिंस्टन। एलिफिंस्टन ने
मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान, विस्मयकारी बुद्धि वाला सुल्तान कहा था, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ यकीनन तौर पर यह सभी सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाला, लेकिन पागल सुल्तान के नाम से जाना गया। इसने राजधानी परिवर्तन किया जो उसकी कुछ न कुछ पागलपन को दिखलाता है। विद्यार्थीगण, भारत में राजधानी परिवर्तन कई बार हुआ। आपको पहले कई क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र लाया, फिर कालाशोक राजधानी वैशाली ले गया, और कालाशोक के बाद फिर से राजधानी शिशुनाग वैशाली ले गया और कालाशोक फिर वैशाली से पटना लाया। हर्षवर्धन की राजधानी थी पहले, हर्षवर्धन जो भारत के शक्तिशाली शासक में था, उसकी राजधानी पहले पुरुषपुर की तरफ हुआ करता था, बाद में उसने राजधानी कन्नौज को बनाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने राजधानी पाटलिपुत्र की जगह उज्जैन को बनाया। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को बनाया। इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। तो राजधानी परिवर्तन भारत में कई बार हुआ था, कोई नई पहली बार नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से बलबल ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, इसने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद ले गया। उसने कहा कि दिल्ली की तमाम नागरिक जो राजधानी में रहते हैं वो नई राजधानी में रहेंगे, और सभी को इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। घरों में बाहरी झुग्गी झोपड़ी में आग लगा दिया ताकि कोई घर में छिपा न रह जाए। कुछ लंगड़े लूल्हे मिले, उसे भी यह घोड़ा में बांध कर ले गया था। और जब राजधानी परिवर्तन किया तब इसे लगा कि राजधानी परिवर्तन करना उचित नहीं है, क्योंकि मंगोल के आक्रमण का भय है, तो इसने फिर से राजधानी वापस दिल्ली लाया था। इसलिए उसे बोलते हैं तुगलकी फरमान जारी कर देना, बिना सोचे समझे फरमान जारी करना, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। तो ऐसे किसी कई कार्य हैं जो दिखलाता है कहीं न कहीं इसमें पागलपन का गुण मौजूद रहा होगा। तो वो था इतिहासकार एलिफिंस्टन। इब्न बतूता इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री था, भारत आया, और इसने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रधान काजी न्यायाधीश नियुक्त किया, अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। जियाउद्दीन वर्नी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तानों का यह खास करके बलबन के बाद का इसने इतिहास लिखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये भी इतिहासकार थे जो मुगलों के काल के इतिहासकार थे। बहुतें देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। ये पंक्ति है कबीरदास का, जो कट्टरता का प्रबल विरोध किए थे। ये निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का आडंबर था, अंधविश्वास था, उस पर इन्होंने करारा कटाक्ष किया था, और दोनों धर्म में ये समान रूप से लोकप्रिय थे। ये पंक्ति था कबीरदास का। नानक सिख धर्म के संस्थापक हुए। नामदेव महाराष्ट्र के भक्तिकालीन महत्वपूर्ण संत थे। रामानंद उत्तर भारत के क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर आकर के इन्होंने भक्ति आंदोलन को काफ़ी प्रश्रय दिया, काफ़ी बढ़ावा दिया। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय 1719 में जब मुगल शासक फर्रुखसियर गद्दी पर था, तो इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल और बिहार को मिलाकर एक कर दिया। विद्यार्थीगण, सबसे पहले शेर शाह ने 1542 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक सूबा का दर्जा दिया। बाद में अकबर ने भी बिहार को एक सूबा का दर्जा प्रदान किया था, और फर्रुखसियर ने 1719 में बिहार को बंगाल में मिलाकर के दोनों को एक दर्जा, एक राज कर दिया। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। फर्रुखसियर का पिता अजीमुशान हुआ करता था, तो अजीमुशान ने ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर था जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद बिहार के सारण के जीरादेई इनका जन्म क्षेत्र था, जहां ये जन्म लिए थे 1884 में, और इनकी मृत्यु भी बिहार में ही हुई 1963 में। इनका महाप्रणय घाट के नाम से जाना जाता है, वो पटना बांस घाट में इनका समाधि स्थल बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार, अब तक एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे जिन्होंने 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर काम किया, 1952 से 57, 57 से 62 तक। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, ये तमिलनाडु के थे। फखरुद्दीन अली अहमद ये असम के थे। नीलम संजीव रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के थे। नीलम संजीव रेड्डी अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, और राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और फिर 1 बार राष्ट्रपति रहे। लखनऊ का ऐतिहासिक मकबरा इमारत का निर्माण कराया आसफ उद्दौला। इसने ही लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का भी निर्माण करवाया था। लखनऊ के सबसे प्रतापी शक्तिशाली नवाब के रूप में इसकी पहचान होती है। अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के क्षेत्र का था। सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, जिसके काल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जहांगीर मुगल शासक था, जिसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, देखिए 1854 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है। 1848 से लेकर 1854 तक 56 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा। इसके काल में सबसे पहली बार 2 पैसा का, जो अब नहीं 2 पैसा चलता है, तो 2 पैसा का डाक टिकट पहली बार लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चला था। इसके काल में ही तार प्रणाली समाप्त हो गया है। 1853 में आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा भी प्रारंभ हुआ था। तो भारत में डाक पोस्ट अधिनियम 1854 में, और उसके 2 पैसे के डाक टिकट पहली बार जारी किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। 1757 का संथाल विद्रोह, यहाँ पर 1757 नहीं है, यह है 1857, 56-57 मिसप्रिंटिंग हो गया विद्यार्थीगण। तो 1856-57 का संथाल विद्रोह झारखंड में जो हुआ था, सिंधु और कान्हू नामक 2 भाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें चांद और भैरव नामक 2 भाइयों का भी प्रबल सहयोग रहा। 1857 की क्रांति के पूर्व यह अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी अन्य विद्रोह हुए थे, उसमें सबसे शक्तिशाली 1857 क्रांति के पूर्व का सबसे शक्तिशाली विद्रोह था 1855-56 का संथाल विद्रोह, जो झारखंड के क्षेत्र में संथाल परगना में लड़ा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। इस एक्ट के द्वारा भाषाई समाचार पत्र, अंग्रेजी को छोड़कर अन्य जो भी भाषा में समाचार पत्र निकलते थे, उसको इसने प्रतिबंधित कर दिया। और इसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू किया गया, भाषाई समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया, तो बंगाल से निकलने वाला अमृत बाजार पत्रिका 1868 से निकल रहा था, जो बंगला भाषा में निकलता था, वह रातों रात उसने फॉन्ट को चेंज कर लिया और बंगला की जगह 1878 में जिस दिन से इसने अधिसूचना जारी किया, उसके अगले दिन वह अंग्रेजी में अखबार को निकाल दिया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भाषाई समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया। और उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन उस प्रेस एक्ट को लाया और लॉर्ड लिटन उसे रद्द कर दिया। लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति के लिए जाना जाता है, जिसने सबसे अंत में अवध का नवाब, जिसके नाम थे वाजिद अली शाह, 1856 में कुशासन के नाम पर उसे अपने राज्य में अधिग्रहण कर लिया था। मौर्यकालीन हीनयान गुफा
पहली बात तो ये है कि हीनयान और महायान का जो विभाजन होता है वो मौर्य के बाद होता है। सर्वप्रथम कनिष्क के काल में जब चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, उस बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया। जो भगवान गौतम बुद्ध को मूर्ति बनाकर, भगवान मानकर, मंदिर बनाकर पूजा करने लगे वह महायान कहलाए, और जो गौतम बुद्ध की ज्यों कहते हैं, जो उनका उपदेश था, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, तो उनके उपदेश का पालन करते हुए जो उनके धर्म को मानता था उसे हीनयान कहा गया। तो मौर्य काल में जो बना गुफा, उसमें आजीवक संप्रदाय है, तो सभी हीनयान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ हीनयान महायान विभाजन था नहीं, और उसमें गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता नहीं था। तो वो था बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए सुदामा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी के नाम से, और बौद्ध धर्म के लिए लोमस ऋषि गुफा के नाम से गुफा का निर्माण करवाया था। नागार्जुन पहाड़ी में अशोक का उत्तराधिकारी जिसका नाम था नागार्जुन, उसने गया के निकट नागार्जुनी पहाड़ी में भी गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये सभी जो है आपका गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों से जुड़ा हुआ था। उस वक्त गौतम बुद्ध को भगवान मानकर मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती थी, जो हीनयान के विचारधारा का था, क्योंकि वहाँ विभाजन था ही नहीं। तो खैर यदि विभाजन को आधार मानते हैं तो उत्तर हो जाता है ये। गया की पहाड़ी में ही है नागार्जुन पहाड़ी जिसमें बना हुआ था। राजगीर के पहाड़ी में ऐसा कोई बौद्ध गुफा है नहीं। राजमहल के पहाड़ी में कोई बौद्ध गुफा है नहीं। मौर्य कालीन शासकों में भूमि कृषि प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष को नियुक्त करते थे। सीताध्यक्ष राजकीय कर्मचारी होता था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष का उल्लेख किया है, जिसमें कृषि विभाग का प्रधान सीताध्यक्ष होता था। अन्य महत्वपूर्ण प्रधान में लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करता था। खनन विभाग का था वो मुद्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो उसमें कई विभाग, समाहर्ता, आय व्यय के अधिकारी होते थे। सन्निधाता को कोषाध्यक्ष कहा गया है। तो अलग अलग वहाँ कई अधिकारी होते थे। अमात्य मतलब होता था प्रधानमंत्री, जो विशेषकर इस अमात्य शब्द का प्रयोग मध्यकाल में किया जाने लगा। दासों का प्रमुख, गुलामों का प्रमुख के लिए वहाँ पर कोई अलग से प्रावधान नहीं था। दासों के लिए अलग, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान के नाम से दास विभाग की स्थापना किया। उसके पहले दास के लिए कोई अलग से विभाग नहीं हुआ करता था। अशोक की धम्म नीति के प्रचार के लिए धम्म महामात्र, तो धम्म महामात्र चाहे वो भारत के सीमा के अंदर हो या उसके राज्य की सीमा के बाहर हो, तो इस धर्म प्रचार के लिए, नैतिकता के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक नया पद का गठन अशोक ने किया था। इसकी जानकारी हमें 5वां शिलालेख से मिलती है। अपने शासन काल के 14वां वर्ष इसने धम्म महामात्र नामक एक नया पद का गठन किया था, जिसे दिया गया कि राज्य के अंदर भी प्रत्येक 3रा वर्ष तक्षशिला और उज्जैन में, और प्रत्येक 5वां वर्ष अपने अन्य राज्यों में हर जगह भ्रमण करना है। ये देखना है कि राज कर्मचारी, राजकीय अधिकारी धर्म की नीति का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, अशोक के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, जनता में नैतिकता उच्च आदर्श है या नहीं है। तो उसकी देखभाल के लिए धम्म महामात्र नामक एक नया पद का गठन किया था। कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था राजुक। अंत महापात्र नामक कोई पद था नहीं। धर्म से तात्पर्य हुआ बौद्ध धर्म की नैतिकता, उच्च आचरण, आदर्श से। तृतीय बौद्ध सभा स्थावीर मोगलीपुत्तिस की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कथावत्थु। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्तिस ने। इसकी पुस्तक का नाम है कथावत्थु। प्रथम की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, द्वितीय की अध्यक्षता किया था शब्बाकामी ने, तृतीय मोगलीपुत्तिस ने, और चतुर्थ का किया था वसुमित्र ने। 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। महावंश श्रीलंका ही, महावंश किताब जो है वो श्रीलंका की सिंहली साहित्य है। श्रीलंका के बौद्ध धर्म की कहानी का उसमें उल्लेख है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर राजकुमार शुक्ल चंपारण के भितरहवा गांव के
निवासी थे, वो भी नील की खेती करते थे और नील की खेती से होने वाले नुकसान से वो भली भांति परिचित थे। इन्होंने ही 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, तब वहाँ महात्मा गांधी से मिले थे और महात्मा गांधी को चंपारण के किसान के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए और इनके आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी भारत में अपना पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इनके आंदोलन के फलस्वरूप ही वहाँ नील की खेती से लोगों को सुरक्षा मिला। नील इसमें जब इनका राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर आए थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। बिहार में रोहतास का किला धार्मिक रूप से आप राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, उसी के नाम पर बसा हुआ रोहतास है। तो माना जाता है कि रोहतास का किला सबसे पहले रोहित के द्वारा ही बनवाया गया था। शेर शाह ने इस किला का मरम्मत करवाया था। शेर शाह इस किला पर धोखे से कब्जा कर लिया था और उस किला को यह मरम्मत करवाया था। रोहतासगढ़ का किला भारत के सबसे बड़ा किला में से एक किला है। भारत के 5 किला जो सबसे बड़े बड़े किला में गिना जाता है, उसमें रोहतासगढ़ का किला है, जिसका शेरशाह अकबर के द्वारा बनाया गया किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इसके बाद आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी का किला, औरंगजेब के द्वारा कोई किला, बाबर के द्वारा कोई किला बनाया नहीं गया है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, तो रूस के लेनिनग्राड से लेकर कनाडा के व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 2 महादेश को, यूरोप से उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। 1891 से इसका निर्माण शुरू हुआ, 1916 में इसका निर्माण पूरा हुआ। टोटल इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लायंस की खाड़ी फ्रांस में जो है वो लायंस की खाड़ी है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है, उस एक हिस्सा है। पोर्ट ऑफ स्पेन, हैती की राजधानी, हैती जो देश है उसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके अलावा क्यूबा की राजधानी है हवाना। पनामा की राजधानी का नाम है पनामा सिटी, पनामा की राजधानी का नाम है पनामा सिटी। क्यूबा की राजधानी है हवाना, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस और कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जोरा। कोस्टारिका की राजधानी सेंट जोरा। गहरा महासागर, ये महासागर का जो गहरा भाग होता है उसे बोलते हैं गर्त। तो जितना पानी गहराई में होगा, पानी का दबाव उतना ही अधिक होगा, पानी की ऊर्जा उसमें, आंतरिक ऊर्जा उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। जहाँ दबाव ज़्यादा होगा, आंतरिक ऊर्जा वहाँ उतना ही अधिक होगा, स्थितिज ऊर्जा वहाँ उतना ही अधिक होगा। रेड क्ले से कोई पंख वहाँ बनता नहीं, कीचड़, क्योंकि अंदर जो है वो रेत का क्षेत्र होता है, जो पंख नहीं बनता है। तो रेत के अंदर क्षेत्र होते हैं, तो उसमें ऊर्जा का वह केंद्र होता है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो पेरू इंडीज पर्वत पेरू से निकलती है और अंत महासागर था अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी प्रवाह के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल माने चौड़ाई जोड़ दिया जाए तब प्रवाह के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर हो जाती है। अमेजन नदी विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ सालों भर वर्षा होती है। इस नदी में पर्याप्त पानी सालों भर मौजूद रहता है। ये नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, जो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा के निकट होने के कारण विषुवत रेखा पर सालों भर 365 दिन
2 से 3 PM के बाद मूसलाधार वर्षा होती है, इसलिए इस नदी में प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक लौह अयस्क है वो झारखंड में, विश्व के कुल लौह अयस्क का लगभग 1/4 अकेले भारत में है। झारखंड के बाद दूसरा नंबर पर उड़ीसा है, कर्नाटक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो उत्पादन के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर जो 2019 में भारतीय प्रतिक्षण सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा था, उसमें झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को लोहा उत्पादन में क्रमशः 4 भागों में रखा गया। हरिश्चंद्र श्रेणी पड़ता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो भीमा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र है। सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये अवस्थित है, तो यहाँ वे पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन विद्यार्थी भले छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी कठिनाई हो जाती है विद्यार्थी को, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र का नाम होता है और ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछा करता है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना, आज़ादी के बाद का पहला उर्वरक कारखाना, जो पिछले दिन क्वेश्चन था 1951 सिंदरी में स्थापित किया गया, लेकिन आज़ादी के पूर्व पहला कारखाना मद्रास के क्षेत्र में 1906 में पहला कारखाना स्थापित किया गया था, जो मद्रास के क्षेत्र में था। जो पहला मद्रास में ही 1904 में सबसे पहला सीमेंट फैक्ट्री खोला गया था। 1918 में भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था, जो असफल रहा। सूती वस्त्र कारखाना का वास्तविक विकास 1854 से होता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान और निकोबार के उत्तरी दक्षिण द्वीप को जोड़ता है, या इसे लिखता है छोटा निकोबार एवं कार निकोबार। छोटा निकोबार और कार निकोबार, ऐसे क्या हो रहा है। और कार निकोबार को जोड़ता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है लक्षद्वीप और मिनीकॉय, दक्षिणी द्वीप नहीं, लक्षद्वीप और मिनीकॉय को उसे बोलते हैं 8-9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनीकॉय तो 8 डिग्री। तो यहाँ पर अब विकल्प इस प्रकार का है नहीं, तो एकमात्र विकल्प सेट खाता है आपका। कौन सा पटना का पुराना नाम से संबंधित नहीं है? खासपुर पटना का कभी नाम नहीं रहा है। औरंगजेब का पुत्र ने 1704 पोता 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीमुशान ने फर्रुखसियर का जो पिता था, पटना का नाम रखा था अजीमाबाद। उसके पहले कुसुमपुर, पुष्पपुर के नाम से भी जाना गया पटना, जो कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में फूल का उत्पादन होता था, जो राजघराने में काम आता था। सबसे पहले पाटलिपुत्र, उसके पश्चात कुसुमपुर, फिर पुष्पपुर, उसके पश्चात पटना शेरशाह ने रखा, और पटना के बाद अजीमाबाद, और फिर अंग्रेजों के काल में इससे नाम रखा गया पटना। तो बिहार में सवाना वनस्पति क्या होता है? उष्ण शुष्क होता है, जिसके पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। तो आपका पश्चिम चंपारण जो क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी के क्षेत्र में सवाना प्रकार के झाड़ घास मिलते हैं, साथ ही वहाँ शीशम, ओक एवं अन्य ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो सवाना प्रकार की घास के बारे में बतलाते हैं। तो भारत में सोमेश्वर की पहाड़ी के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पर्णपाती वन, जो शुष्क वन का उदाहरण होता है, सवाना अफ्रीका का शुष्क वन के क्षेत्र में आते हैं। तो ये पश्चिम चंपारण। मधुबनी जो अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर है। मोतिहारी जो अपनी चीनी मिल कारखाना के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में इसका निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तेल शोधन, यहाँ डिगबोई असम के क्षेत्र से तेल की सप्लाई, कच्चा तेल आता है और यहाँ इस तेल की रिफाइनरी की जाती है, सफाई की जाती है। जो आपके बिहार में गंगा के उस पार है, मोकामा पुल के बाद जो क्षेत्र पड़ता है वो है बरौनी, जो कभी बिहार का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उसकी पहचान थी।
भारत का संविधान अमल में, भारत का संविधान अमल मतलब लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और अपना संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश से 1946 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो दोनों बिहार से जुड़े हुए थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन बनते हैं। चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी। राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में फिर ये राष्ट्रपति भी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे देश के पहला, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अंदाज पत्रक किसने दिया? अंदाज पत्रक यहाँ तात्पर्य होता है त्याग पत्र। अंदाज पत्रक जो है मतलब होता है त्याग पत्र। सबसे पहले सन्मुखम शेट्टी के द्वारा भारत में जो है अंदाज पत्रक टीटी कृष्णामाचारी, श्री टीटी कृष्णामाचारी ने भारत में सबसे पहली बार 1956 में भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। ये वित्त मंत्री का काम भी देखे थे। तो भारत का पहला मंत्री परिषद से अंदाज पत्रक मतलब तात्पर्य हुआ कि त्याग पत्र देना पड़ा। किस कारण? भ्रष्टाचार के कारण। मजबूरी में, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में त्याग पत्र देना पड़ा। तो पहला थे टीटी कृष्णामाचारी। सीडी देशमुख दक्षिण भारत के थे। आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। तो आरबीआई का पहला गवर्नर थे जो वित्त मंत्री का काम भी देखे थे। सन्मुखम शेट्टी, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम शेट्टी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था और सर्वाधिक बार 10 बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थीगण ये चारों अपने प्रारंभिक जीवन में वित्त मंत्री का काम देख चुके थे। 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंक भारत में पहली बार 1969 में, जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का जिसकी परिसंपत्ति टोटल एसेट्स 50 लाख से अधिक था उस वक्त 1969 में, वैसे 14 बैंकों का इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था। पुनः 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1972 में कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1991 के बाद एक बार पुनः निजी क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति दी गई। 69 और 80 में सभी निजी क्षेत्र के बैंक को सरकार अपने अधीन ले लिया। निजी क्षेत्र का तमाम बैंक को बंद कर दिया और 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद एक बार फिर से निजी क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति दी गई। स्वर्ण पर अंकुश, स्वर्ण के आयात पर, क्योंकि भारत में सोना का उत्पादन है नहीं, लेकिन विश्व का स्तर से अब तक चीन नंबर 1 हो गया है। सबसे अधिक सोना का आयात अधिक किया जाता था तो भारत में, तो सोने के आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को हमें खर्च करना पड़ता था। इसके लिए 2011 में इसके आयात को हतोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कानून बनाया गया था। उसे ही दिया अंकुश लगाना, अर्थात उसके आयात पर, क्योंकि भारत में सोना का उत्पादन बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। सोना हम विदेश से मंगाते हैं, इस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो ये 2011 में कानून बना था, उस पर प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1995। तो विश्व में ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को।
इसका पूर्व नाम था गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक के नाम से जाना जाता था। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल का। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट, सबसे पहले कागज की नोट की शुरुआत होती है चीन में। कागज का निर्माण भी सबसे पहले चीन के द्वारा किया गया। भारत में कागजी नोट का प्रचलन शुरू होता है 1862 से। भारत में कागजी नोट की शुरुआत है 1862 से और चीन में उसकी नोट की शुरुआत हो जाती है 14वीं शताब्दी में ही चीन में कागजी नोट के प्रचलन शुरुआत हो जाती है। तो विद्यार्थी